जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रमन में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह। इनको मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन उसमें केवल मैंने इनका नाम मेंशन किया था। आज हम इनके बारे में हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट है उत्तराखंड का राज्य पुष्प। तो उत्तराखंड का राज्य के पुष्प कौन सा है? उत्तराखंड का राज्य के पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में जितने भी फैक्ट हैं वो हम लाइन से जानते हैं। सबसे पहले ये कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ब्रह्म कमल किस कुल का पौधा है? तो ध्यान रखिएगा, ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब वेलेटा। सोसूरिया अब वेलेटा। स्थानीय नाम, ब्रह्म कमल का जो स्थानीय नाम है वो है कौल पद्म। ध्यान रखिएगा, इसका स्थानीय नाम क्या है? कौल पद्म। महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को क्या कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में, ध्यान रखिएगा, वन पर्व भी आपको ध्यान रखना है। तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्म कमल को सौगंधिक पुष्प कहा गया है। अच्छा, नेपाल में भी पाया जाता है ब्रह्म कमल। नेपाल में ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में ब्रह्म कमल को टोप गोला कहा जाता है। ब्रह्म कमल को क्या कहा जाता है नेपाल में? टोप गोला। विश्व में, पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो पूरे विश्व में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। जबकि उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की 24 प्रजातियां पाई जाती है। इसका रंग कैसा होता है? ब्रह्म कमल का जो रंग है वो कैसा रहता है? तो बैंगनी, यानी कि जिसे हम पर्पल बोलते हैं, पर्पल रंग का ये होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एग्जाम में काफ़ी बार ये आ चुका है क्वेश्चन, फूल खिलने का समय, ब्रह्म कमल के खिलने का समय कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है, जुलाई से सितंबर, जुलाई टू सितंबर। तो ये ब्रह्म कमल के खिलने का समय है। नेक्स्ट है, इसके पौधे की औसत ऊंचाई कितनी रहती है? ब्रह्म कमल का जो पौधा होता है वो औसत कितना ऊंचा तक बढ़ सकता है? तो वो आपको याद रखना है, 70 से 80 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के राज्य पुष्प के बारे में पॉइंट्स। आप एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ब्रह्म कमल को हिमालय पुष्पों का सम्राट कहते हैं। ऊंचाई 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। किस कुल के पौधे हैं? एस्टेरेसी कुल के पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अब वेलेटा। इसका स्थानीय नाम क्या है? कौल पद्म। महाभारत के वन पर्व में इसे क्या कहा गया है? सौगंधिक पुष्प कहा गया है। नेपाल में इसे क्या बोला जाता है? टोप गोला के नाम से जाना जाता है। विश्व में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। रंग किसका, कौन सा रंग का होता है इसका पुष्प? तो वो बैंगनी रंग का होता है, पर्पल कलर का होता है। इसके फूल खिलने का समय कौन सा रहता है? तो जुलाई से सितंबर इसके फूल खिलने का समय रहता है। इसके पौधे की औसत ऊंचाई कितनी रहती है? तो 70 से 80 सेंटीमीटर इसके पौधे की ऊंचाई रहती है। हम देखेंगे उत्तराखंड के राज्य वृक्ष को। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। बुरांस जो है वो कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अच्छा, बुरांस किस कुल का पौधा है? कुल मतलब फैमिली, किस फैमिली का जो वो पौधा है बुरांस? तो ध्यान रखिएगा, एरिकेसेई।
एरिकेसी कुल का पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रोन अर्बेरियम। रेडोडेंड्रोन अर्बेरियम। जो बुरांस है वो किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है, यानी कि इसमें जो पुष्प लगते हैं बुरांस में, वो किसी और देश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो कौन से देश का राष्ट्रीय पुष्प है? नेपाल का। और नेपाल में इसके पुष्प को या इसे गुरांस के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, गुरांस के नाम से जाना जाता है। जो बुरांस का जो पुष्प है वो किसी देश का राष्ट्रीय पुष्प है, ये तो आपने देख लिया। साथ ही साथ ये भारत में किस राज्य का राजकीय पुष्प भी है? तो वो याद रखना, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का। नागालैंड का राजकीय पुष्प भी है। इसमें फूल खिलने का समय, तो ध्यान रखिएगा, जो बुरांस वृक्ष रहता है इसमें फूल कब खिलते हैं? फरवरी से अप्रैल। और इसमें एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि बुरांस को कब संरक्षित किया गया? तो बुरांस को कब संरक्षित किया गया था? 1974 में। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के राज्य पक्षी के बारे में। उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन है? मोनाल। तो मोनाल के बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले मोनाल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर मोनाल पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका साइंटिफिक नेम है। मुख्य भोजन, मोनाल को सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है? तो ध्यान रखिएगा, मोनाल को सबसे ज़्यादा खाने में आलू पसंद है। यह आलू की खेती को भी खराब कर देता है, इसलिए तो मुख्य भोजन इसका क्या है? आलू है। किस कुल का, यानी कि किस फैमिली का, किस परिवार का ये पक्षी है? तो मोनाल जो है, ध्यान रखिएगा, फेजेंडा परिवार का पक्षी है। नेक्स्ट है भूटान में मोनाल को क्या कहा जाता है? तो भूटान में मोनाल को बुप कहा जाता है, बुप कहा जाता है। और नेपाल में मोनाल पक्षी को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में डंगन कहा जाता है। और सिक्किम में क्या कहा जाता है? सिक्किम में चामदोंग कहा जाता है मोनाल को। मोनाल पक्षी को उत्तराखंड में कब संरक्षित किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जिस साल हमारे देश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो आया था, उसी के तहत मोनाल को भी संरक्षित कर दिया गया था। तो कब किया गया था मोनाल को संरक्षित? 1972 में। पहली बार उत्तराखंड में मोनाल की जनगणना कब हुई थी? तो पहली बार उत्तराखंड में मोनाल की गणना वो हुई थी 2008 में। और जब इनकी जनगणना हुई तो इनकी संख्या कितनी पाई गई थी? 919 इनकी संख्या पाई गई थी उस वक्त। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड के राज्य पशु के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन है? कस्तूरी मृग यानी कि डियर की एक प्रजाति है ये। आइए जानते हैं इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं। सबसे पहले कस्तूरी मृग किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो सामान्यतः ये 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इनका सामान्य नाम मस्क डियर होता है।
इनको सामान्यतः मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मस्कस काइसोगास्टर, मस्कस काइसोगास्टर। मुख्य भोजन, कस्तूरी मृग का फेवरेट फूड क्या है? तो मुख्य भोजन जो ये खाने में पसंद करते हैं वो है केदार पाती, ध्यान रखिएगा, केदार पाती। किस क्षेत्र में अधिकतर, उत्तराखंड में किस क्षेत्र में अधिकतर कस्तूरी मृग देखने को मिलेंगे? तो ध्यान रखिएगा, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, केदारनाथ, फूलों की घाटी। इन सभी क्षेत्रों में आपको कस्तूरी मृग बहुतायत में देखने को मिलेंगे। औसत आयु कितनी होती है कस्तूरी मृग की? ये कितने समय तक जिंदा रह पाते हैं अधिकतर? तो ये अधिकतम 20 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। इनकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। गर्भधारण अवधि, प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है इनका कस्तूरी मृग का? 6 माह का, यानी कि 6 मंथ, 6 मंथ्स का इसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान रखिएगा। कस्तूरी मृग, खासकर जो नर कस्तूरी मृग होते हैं उनकी नाभि में एक प्रकार का रसायन प्राप्त होता है उनसे, तो वो बहुत ज़्यादा औषधिपूर्ण भी रहता है। उसे क्या बोलते हैं? उसे ही कस्तूरी बोलते हैं, जिसके नाम पर इनका नाम पड़ा है। ध्यान रखिएगा, किससे प्राप्त होती है? केवल और केवल नर कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल नर कस्तूरी मृग से, फीमेल से ये प्राप्त नहीं होती। उनकी नाभि में से निकलती है ये कस्तूरी, और ये औषधिपूर्ण रहती है। इसका जो यूज़ है, इसका यूज़ हृदय के रोगों में, दमा के रोगों में और भी कई रोगों में इसका जो है औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी अच्छी रहती है ये। अच्छा, ध्यान रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिएगा कि किस उम्र के नरों से कस्तूरी जो है वो मिल सकती है? तो ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष से अधिक, 1 वर्ष से अधिक जो कस्तूरी, जो 1 वर्ष से अधिक आयु वाले जो कस्तूरी मृग रहते हैं, उन्हीं से कस्तूरी जो है मिल सकती है। नेक्स्ट, अच्छा, एक बार में उनसे कितनी कस्तूरी आप प्राप्त कर सकते हो? उनकी जो क्वांटिटी है, कितनी कस्तूरी मिल सकती है आपको एक बार में? तो वो ध्यान रखिएगा, एक बार में 30 से 45 ग्राम, 30 से 45 ग्राम कस्तूरी आप उनसे प्राप्त कर सकते हो। और कितने अंतराल में, यानी कि आपने जब उससे एक बार आपने निकाल ली तो फिर दोबारा उसके पास कब आएगी वो? तो 3 वर्ष के अंतराल में। ध्यान रखिएगा, उनमें 3 वर्ष के अंतराल में वापस आती है। जैसे एक बार निकल गई तो फिर 3 वर्ष बाद आएगी, तो 3 वर्ष के अंतराल में उनमें कस्तूरी जो है आती है। पहली बार इसकी गणना, कस्तूरी मृग के उत्तराखंड में पहली बार गणना कब हुई थी? अभी हमने देखा था मोनाल की जो गणना हुई थी वो 2008 में हुई थी। इसी प्रकार कस्तूरी मृग की पहली बार जो गणना हुई थी वो 2005 में हुई थी। अच्छा, कस्तूरी से जुड़ी कुछ और फैक्ट्स, जैसे कि कस्तूरी के प्रकार। कस्तूरी विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने के कारण 3 प्रकार की होती है और उसे उस क्षेत्र में स्पेशल नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नेपाल की कस्तूरी को किस नाम से जानते होंगे? नेपाल की कस्तूरी को कपिल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिक्किम से प्राप्त जो कस्तूरी है उसे क्या कहा जाता है? कृष्ण कहा जाता है। और कश्मीर से प्राप्त कस्तूरी को पिंगल कहा जाता है। ये 3 क्वेश्चंस भी आप याद रखोगे। अब कस्तूरी मृग से संबंधित आपको 3 ईयर बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1972, 1977 और 1982। ये 3 ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी मृग से जुड़े इससे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि सबसे पहले 1972 में क्या हुआ था?
ध्यान रखिएगा 1972 में उत्तराखंड में पहली बार कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी ये स्थापना कस्तूरी मृग विहार की? तो हमारे उत्तराखंड में एक वन्यजीव विहार है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसमें इसकी स्थापना हुई थी कस्तूरी मृग विहार की। इसके संरक्षण से संबंधित ही है ये 1972 में। नेक्स्ट है 1977 में क्या हुआ था? 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी कस्तूरी मृग, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना? बागेश्वर में। ध्यान रखिएगा। 1982 में क्या हुआ था? 1982 में ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, कांचुला खर्क की स्थापना हुई थी। कांचुला खर्क की स्थापना हुई थी। क्या है ये कांचुला खर्क और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी चमोली में। क्या है ये कांचुला खर्क? तो ये है प्रजनन केंद्र, कस्तूरी मृग का प्रजनन केंद्र है। आइए अब जानते हैं उत्तराखंड की राज्य तितली के बारे में। उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वो है कॉमन पीकॉक। इसके बारे में जितने भी फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कॉमन पीकॉक को कब हमारे उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया था? तो डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पीकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया था। कॉमन पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है पेपिलियो बाइनर। पेपिलियो बाइनर। इसका जीवन काल कितने समय का होता है? कितने समय तक जीवित रहती है पैदा होने के बाद ये? तो 30 से 35 दिन, बस बहुत छोटा जीवन काल होता है, 30 से 35 दिन। एक ये फैक्ट भी आप याद रखोगे कि जो ये कॉमन पीकॉक है ये किस पेड़ पर अंडे देती है अपने? तो ध्यान रखना ये टिमरू के पेड़ पर अपने अंडे देती है। एक फैक्ट और रह गया इसमें, जो हाँ देहरादून के लच्छीवाला में आपको आप सभी को जो उत्तराखंड निवासी हैं उनको लच्छीवाला का नाम पता होगा। तो देहरादून के लच्छीवाला में 2016 में बटरफ्लाई पार्क बनाया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 2016 में बनाया गया। तो ये थी हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा।